बताओ कोई एक्सक्रीशन का मतलब बताओ क्या होता है। ठीक है, Sir, elimination of metabolic waste product from the body. मेटाबॉलिक वेस्ट डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस में जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट बनता है वही उसी को रिमूव करना है। इसका मतलब सीधा सीधा बात है कि हमारा ब्लड में जो वेस्ट होगा, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, जो अनवांटेड चीज होगा, उसको हम लोग को रिलीज आउट करना है बॉडी से। अब देखो, जैसे ब्लड का हम बात बोले तो जरूरी नहीं कि ब्लड में ही होगा तभी होगा, पूरे बॉडी में। अच्छा, दूसरा चीज होता है कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट एग्जैक्टली हम किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखना है। मेटाबॉलिक वेस्ट कहने का मतलब होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट। देखो, ऐसे तो अगर हम इसका कैटेगराइजेशन करें तो 5 कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, बट ये मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। ठीक है, एक होता है अमोनिया जो रिलीज करेगा, एक होता है यूरिक एसिड जो करेगा, और एक होता है यूरिया जो रिलीज करेगा। ये 3 जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो एक कहने का मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो हमारे बॉडी से इलिमिनेट होगा। ठीक है, अब देखो, हम लोग जो भी अभी तक पढ़े, कुछ ना कुछ उसका रीजन मिला कि नहीं, न्यूट्रिशन हम लोग क्यों पढ़े, रेस्पिरेशन क्यों हुआ, ट्रांसपोर्टेशन क्यों हुआ। अब अल्टीमेटली एक्सक्रीशन का मेन क्या पर्पस है, ये प्रोसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लाइव प्रोसेस से। लाइव प्रोसेस को अगर कंप्लीट करना है तो ये प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर लाइफ का जो प्रोसेसिंग है वो सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग का मतलब कोई ना कोई वहां पे कुछ ना कुछ मैकेनिज्म या कुछ ना कुछ फंक्शंस वहां पे हो रहा है, तो ये भी एक्सक्रीशन भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मतलब एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है, तभी कोई लाइफ सही से सर्वाइव करेगा। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर ये क्यों होता है, तो ध्यान रखना, ये जो जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट तुम्हारे हम सामने रखे हैं, वेस्ट यहाँ से पे वो वेस्ट नहीं है, वो है टॉक्सिक। क्या है? टॉक्सिक। अगर टॉक्सिक का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वही जो है वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, ऐसा ही होगा, पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो टॉक्सिसिटी अगर रिमूव नहीं किए, वो ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा तो वो क्या बन जाएगा? पॉइजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉइजन। एक तो है कि हम लोग का अगर बॉडी में कोई भी पॉइजन चला जाता है तो हमारा जो ऑर्गन है वो डिसफंक्शन करना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चीज तय। नॉर्मली बोलता है कि कोई जहर खा लिया, ये खा लिया, मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन को इफेक्ट करता है, आई मीन उसके फंक्शनिंग को स्टॉप कर देता है। वही काम उसका, इसका भी यही काम है। अगर बॉडी में ज्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट अगर एक्यूमुलेट हो गया या रह गया, वो अल्टीमेटली पॉइजन का फॉर्म क्रिएट करेगा। करने का मतलब वो पॉइजन बन जाएगा, और वो पॉइजन कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के किसी ना किसी फंक्शन को डिस्टर्ब या किसी ना किसी ऑर्गन को डिस्टर्ब करेगा, या हो सकता है कहीं कहीं पे बॉडी भी पूरा डिसफंक्शन कर सकता है। पहला तो ये था। दूसरा, अगर वेस्ट रिमूव नहीं होगा तो बॉडी में एक प्रॉपर्टी है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस हम बड़ा बड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब एक है कि सामने तुम्हारा एक नया वर्ड आया कि होम्योस्टैसिस प्रॉपर्टी है क्या, व्हाट इज द मतलब फंक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि होम्योस्टैसिस का मतलब होता है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अगर कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गन अपने बॉडी के टेम्परेचर, सॉरी
कोई भी ऑर्गन, कोई भी सेल जो होता है वो अपना टेम्परेचर अगर मेंटेन कर ले रहा है तो वो उसका होम्योस्टेसिस प्रॉपर्टी कहलाता है। मतलब सिंपल है कि होम्योस्टैटिस प्रॉपर्टी अगर होगा किसी में, तो मतलब कि उसको एबिलिटी है कि खुद के बॉडी का टेम्परेचर वो कंट्रोल कर सकता है। ऐसा उसमें है कि अगर कोई भी पर्सन उसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अगर मेंटेन हो रहा है, वैसा प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। ध्यान रखना, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है वो हर एक सेल में भी ये प्रॉपर्टी है, टिश्यू में भी है, ऑर्गन में भी है, और फिर ऑर्गन सिस्टम तो अलग है। तो मतलब हम बोल सकते हैं ऑर्गन भी काम कर रहा है, टिश्यू भी काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेल भी, सिंगल सेल भी, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल के पास ही ये प्रॉपर्टी है। क्योंकि अगर उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होगा तो वो सेल हो या ऑर्गन हो या टिश्यू, अगर उसका अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाया तो वो डिसफंक्शन कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है, कह सकता है कि वो खराब भी हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल है तुम्हारे सामने। हम लोग या फिर हम लोग देखते हैं, क्या देखा जाता है कि अगर मान लिया कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो क्या बोलता है कि चलो उसका टेम्परेचर डाउन हुआ कि नहीं हुआ, डाउन हुआ कि नहीं हुआ, डाउन करो जल्दी नहीं तो दिक्कत होगा। या फिर बोलता है जिसका 103 डिग्री, 104 डिग्री, 5 डिग्री बुखार चला गया तो 103 के बाद तो क्रिटिकल हो जाता है। आखिर क्यों? टेम्परेचर बढ़ने से क्या घाटा है? और वही टेम्परेचर को जो मेंटेन करता है, वही प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं होम्योस्टेसिस प्रॉपर्टी नाम। मतलब एक तरह का मैकेनिज्म है। और मल्टी सेलुलर में ध्यान रखना, यूनिसेलुलर में तो नहीं होता है, बट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में हर एक सेल का ये प्रॉपर्टी भी बन जाता है। ऑर्गन का तो है ही, टिश्यू का तो है ही, लेकिन सेल का भी प्रॉपर्टी ये बन जाता है कि नहीं उसको ये टेम्परेचर मेंटेन करना है। आखिर टेम्परेचर मेंटेन क्यों करना है? क्योंकि अगर ये मेंटेन करना है, इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है तो क्या करना होगा? एक्सक्रीशन होना ही पड़ेगा। ठीक है। और ऐसे भी कभी भी किसी का भी तबीयत खराब होता है तो नॉर्मल डॉक्टर्स पूछते हैं कि आपका यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप लेटरिन जाते हैं, या फिर जो उस तरह से कोई कैसा, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड फूड है। अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर ना निकलना भी कहीं ना कहीं बीमारी का एक है। अगर यूरिया वगैरह बाहर नहीं निकल पाता है बॉडी से तो कहीं ना कहीं वो एक्युमुलेट होगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। अच्छा, कभी कभी सुने होगा कि पैर हाथ में, ओल्ड एज में पैर हाथ में दर्द होता है, क्या बोलता है आप एक बार यूरिक एसिड का चेकअप कराइए, यूरिन का चेकअप कराइए। क्यों? क्योंकि अगर उसमें घट जाएगा या बढ़ जाएगा, उससे पता चलता है कि नहीं कुछ चीज होता है जो निकल ही नहीं पा रहा, उससे दिक्कत है। तो ये सब चीज तुम लोग सुने होगे। ठीक है, नहीं सुने होगा तो सुनोगे ही जरूर आगे कभी। तो मतलब सिंपल है कि एक्सेशन करने का मतलब होता है कि बॉडी से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, या फिर जो पॉइजनस सब्सटेंस है, उसको रिलीज करना है। और उसके रिलीजिंग से बॉडी में एक टेम्परेचर मेंटेन, एक प्रॉपर्टी मेंटेन होता है जिसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस प्रॉपर्टी का काम होता है कि बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना। ये प्रॉपर्टी का मतलब डिफिनेशन है। ठीक है, होम्योस्टेसिस का। अब हम एक बात पूछे कि आखिर बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने का क्यों जरूरत है? हम लोग को बहुत जरूरत है, इवन सबको जरूरत है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको जरूरत है। ठीक है। हम लोग का बॉडी का खुद का नहीं कर पाता तो हम लोग करवाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ठंडा का दिन में हम लोग स्वेटर पहनते हैं ताकि बॉडी गर्म हो पाए। गर्मी के दिन में हम लोग हल्का कपड़ा पहनते हैं ताकि जो हीट है वो ज्यादा ना बढ़े, वो रिलीज हो पाए, ज्यादा गर्मी नहीं लगना चाहिए। ये बोलता है ज्यादा गर्मी लगने से बोलता है लू लग जाता है ना? इस तरह का सुने होगा कि लू लग गया उसको, भाई बुखार आ रहा है, लू लग गया। क्यों लू लग गया? कि ज्यादा गर्मी भी बॉडी में जाना दिक्कत है, कम गर्मी गर्म भी होना एक तरह का टेम्परेचर का जो मेंटेनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्यों टेम्परेचर को मेंटेन होना मतलब मेंटेन होना चाहिए ताकि हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाए? कोई इसका आंसर दे सकते हो? आखिर क्यों टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है या करवाया जाता है? क्यों ऐसा प्रॉपर्टी है? क्यों ऐसा होना चाहिए ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव अच्छे से कर सकेगा? बताओ। जैसे नॉर्मली हम लोग पढ़े, मतलब तुम लोग पढ़े हुए 9th में क्लास में, रेप्टिलिया है, एम्फीबिया है, फिशेस है, वो लोगों को कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद से अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है बॉडी का, ऊपर नीचे जो भी। अब ऐसा थोड़े कि फिश स्वेटर पहनेगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है। अब क्रोकोडाइल जो स्वेटर तो पहनेगा नहीं। मतलब सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल है कि तुम्हारे सामने कि जैसे एप्स है, जैसे बर्ड्स है, बर्ड्स को ठंड लगता है, बर्ड्स को ज्यादा ठंड लगेगा, मर जाएगा। ठीक है। आदमी, मैमल्स, जानवर सबको ठंडा करेगी जो भी है उसको में। तो बर्ड्स का जो भी क्लास है, मीन एप्स और
क्लास में बोलता है ये टेम्परेचर का मेंटेन होना बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं तब से कि ये होमोस्टैसिस प्रॉपर्टी है होने से ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। चलो नहीं पता किसी को, चलो ठीक है हम बताते हैं। देखो सबसे फर्स्ट में, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हाँ एक और बार बोले नहीं कि बॉडी का ये 104 105 होने से क्या हार्म होता है? वही तो बोल रहे, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दिक्कत होता है ना हम लोग में, वही बोल रहे हैं। Yes, sir. घट भी जाएगा, हाँ घट भी जाएगा या बढ़ भी जाएगा तो दिक्कत है। एक ऑप्टिमम कंडीशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑप्टिमम का टेम्परेचर, सॉरी ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है उस कंडीशन पे रहना बहुत जरूरी है। अगर घटेगा तो भी दिक्कत है, बढ़ेगा तो। अब क्यों बढ़ेगा घटेगा वही हम बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही उसी चीज के लिए है, ठीक है। तो घटना भी नहीं चाहिए, बढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीज है। इसीलिए ना जब घटने लगता है तो हम लोग गर्म अपने आप को रखने लगता है, वही स्वेटर है या फिर जो भी वगैरह है, ठीक है। अब बढ़ने लगता है तो स्वेटिंग वगैरह भी होता है। स्वेटिंग भी ऐसे ही थोड़े हो जाता है कि स्वेटिंग हो जाएगा जबरदस्ती नहीं, उसका भी कुछ ना कुछ फंक्शन है, क्योंकि इंटरनल टेम्परेचर को वो भी एक उस मैकेनिज्म से भी मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है। होमोस्टैसिस ये छोटा सा टॉपिक है, नया है, बहुत बड़ा टॉपिक, बट एक्सक्रीशन में आया इसलिए हम ये बताए क्योंकि एक्सक्रीशन होगा तो ही ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं टेम्परेचर का मेंटेनिंग के लिए ये प्रोसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्यों, तो सबसे पहले बताओ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है, आई मीन वो लिविंग है, तो उसका यूनिट क्या होगा? लाइफ ऑफ यूनिट क्या है? लिविंग ऑफ यूनिट क्या है? सेल 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 है। डीएनए। डीएनए नहीं है, सेल है। डीएनए कैसे सेल है। तुम ले रहे हो? सेल है। चलो सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, सब कोई जान रहे हो, ठीक है। हम लोग सेल का बात करते हैं। जब तक सेल, कोई मल्टी सेलर में भी हर एक सेल अगर नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है तभी बॉडी सही से काम कर रहा है, नहीं तो कोई ना कोई दिक्कत आने लगता है। जो बोलते हैं ना बीमारी हो गया, ये हो गया, वो भी हो गया, जो भी हो गया, जो भी एबनॉर्मलिटीज बोल सकते हो या इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनिंग या माल फंक्शनिंग बोल सकते हो बॉडी का, तो ये कहीं ना कहीं सेल ही उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना, सेल है तो बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। कुछ चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ चीज का फॉर्मेशन, सॉरी कुछ चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब सेल में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होते रहता है। और उस केमिकल रिएक्शन के लिए, उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होते रहेगा, मॉलिक्यूल बन रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एंजाइम। क्या है? एंजाइम। और इस एंजाइम, ये जो एंजाइम बना है, ये जो एंजाइम बनता है उस एंजाइम, सॉरी एंजाइम जो बनता है वो प्रोटीन से बनता है। सब जानते हो ये चीज कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, क्योंकि सिंपल है, प्रोटीन से ही एंजाइम बना है, ठीक है ना। ये पढ़े होगे तुम लोग सेल में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो वैक्यूल, लाइसोम, वैक्यूल वगैरह बनाता है, लाइसोम क्या है? एंजाइम कंटेन करता है। तो प्रोटीन का ही ये प्रोडक्ट होता है एंजाइम। और प्रोटीन का एक नेचर है कि अगर इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर तुम प्रोवाइड नहीं करोगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर अगर प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये प्रोटीन ब्रेक करेगा। सोचो कि एंजाइम भी तो प्रोटीन से बना है। अब मान लिया जाए एंजाइम के एक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर मान लो 37 डिग्री सी चाहिए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर इतना होना ही चाहिए। नॉर्मल बात करें, बॉडी का नहीं बात करें, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर वैरी करता है तो उस हिसाब से एंजाइम भी थोड़ा बहुत वैरी करता है, लेकिन एक्सीड या पूरा लो नहीं होना चाहिए, ठीक ये चीज है। तो 37 डिग्री मान लो इसको चाहिए इस एंजाइम को काम करने के लिए, ये काम अगर मान लो इसको नहीं देंगे, मान लो ये घट गया 37 से 30 डिग्री आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या मान लो 37 से 40 में चला गया, 40 डिग्री में भी चला गया, तो बनाते ये प्रोटीन है, प्रोटीन ही को डिस्ट्रक्ट करना चाहेगा। जब प्रोटीन डिस्ट्रक्ट होगा तो एंजाइम ऑलरेडी डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। और अगर एंजाइम डिस्ट्रक्ट हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं अगर एंजाइम डिस्ट्रॉय हुआ, तो जो केमिकल रिएक्शन उस एंजाइम की वजह से हो रहा है वो नहीं होगा। और अगर वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सेल में जो है, कहीं ना कहीं सेल में जो मैकेनिज्म है, जो जैसे सपोज मान लो हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस सब जान रहे हो, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस बताइए। अब मान लो ग्लाइकोलाइसिस में एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज,
इसी का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि सारे एंजाइम का एक कॉमन ही कॉन्सेप्ट है। और इस एंजाइम को एक्ट करने के लिए हमको चाहिए 37 डिग्री सी, और मान लिया जाए अभी 37 डिग्री सी नहीं गया, वो बढ़ गया 40 डिग्री सी चला गया, मतलब इस एंजाइम के लिए पर्टिकुलर 37 का बात कर रहा है। कॉमन मत समझ लेना कि हाँ ये कॉमन 37 है। हम क्या बोले कि अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें फ्लक्चुएट करता है, कुछ हद तक जाता है, कुछ लो तक भी जाता है, लेकिन पूरा बढ़ गया पूरा घट गया तो दिक्कत, ये चीज होता है। तो हम एक 37 डिग्री सी ले रहे हैं कि इस टेम्परेचर पे ये एंजाइम काम कर रहा है, और ये एंजाइम करेगा तो ग्लाइकोलाइसिस का जो मैकेनिज्म है वो सही से चल रहा है, जो भी इसका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन अगर मान लो ये 40 डिग्री होता है, हेक्सोकाइनेज यहाँ पे डिस्टर्ब होगा, और ये डिस्टर्ब हुआ तो ये प्रोसेस भी डिस्टर्ब होगा, और अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो क्या एनर्जी बनेगा? नहीं बनेगा। और एनर्जी नहीं बनेगा तो क्या कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए, एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कुछ वेरी तक होना चाहिए। हम क्या बोले कि देखो ह्यूमन बॉडी का अलग है, किसी का 40 डिग्री हो जाता है, किसी का 38 डिग्री हो जाता है। अभी देखो कोविड का केस चल रहा है, ठीक है ना, कोविड से एग्जांपल देते हैं तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। कोविड का केस चल रहा है, कोविड में एकदम गाइडलाइन दिया गया कि जिसका 100 डिग्री से प्लस है, ठीक है, 100 डिग्री से जिसका प्लस टेम्परेचर है, उसको कहीं ना कहीं एक सस्पेक्ट के तौर पे देखा जा सकता है कि नहीं हाँ उसमें, ऐसा जो नहीं कि बुखार है तो वही होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अभी कॉमन कोल्ड का चल रहा है, वायरस है, फ्लू है, सब का भी सीजन चल रहा है, ठीक है। सो कोई जरूरी नहीं कि कोविड ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक दिमाग में भी अभी का जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है, अलग बात। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। मान लिया जाए तो 100 डिग्री का क्या बोला गया कि एक ऑप्टिमम रखा गया कि 100 डिग्री से जहां एक्सीड होगा तो वो बुखार में जाएगा और वो कोविड का लक्षण हो सकता है, सस्पेक्ट है। सपोज दैट मान लिया जाए कोई पर्सन को 101 है तो समझ में आ रहा है, लेकिन 100 है, हम क्या बताए कि एक ऑप्टिमम कंडीशन क्या दिया गया कि 100 तक होना चाहिए, अगर उससे प्रोसीड करेगा तो दिक्कत है, ठीक है। तो 100 से जैसे प्लस होगा, ठीक है, तो हम लोग के दिमाग में क्या है, हो सकता है इसको है, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, ठीक है। 101 गया, 102 गया, 103 गया, 104 गया, कंडीशन क्रिटिकल हो गया। अगर वो डाउन नहीं हुआ, या फिर बोल सकते हैं अगर वो कम नहीं हुआ, तो फिर उसको दिक्कत हो सकता है। तो उसका मैक्सिमम कहां तक रखा गया? 100 तक। ये मतलब जो है आईसीएमआर वही बोला है कि अगर कोई पर्सन का 100 डिग्री तक भी है तो उसको नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वैरी करता है। किसी किसी का 91 है, किसी का 94 है, किसी का 96 है, किसी का 90, मतलब 91 92 से 100 तक में बोला कि नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर वैरी करता है, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन अगर 100 से ज्यादा जाएगा तो एक सस्पेक्ट आ जाएगा, चलो ये बुखार है, इसको भले दिख नहीं रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें बुखार है, बट ये बुखार का दिख रहा है हमको, ऐसा साइन है, ठीक है। तो वही बोले टेम्परेचर ह्यूमन बींग्स में एक टेम्परेचर को ऑप्टिमम नहीं किया गया, क्योंकि किसी ना किसी का बॉडी वेरी करता है, किसी किसी का बॉडी ज्यादा गर्म होता है, किसी किसी का बॉडी ज्यादा ठंडा होता है। और कहीं कहीं होगा फैमिली में ही कोई है मतलब भाई बहन जो भी है, देखना किसी किसी का होता है कि नहीं हाथ पैर पूरा ठंडा रहता है, किसी किसी का बहुत गर्म रहता है, तो वैरी थोड़ा ना बहुत हो सकता है। तो हम इसमें ह्यूमन बींग के केस में हम कॉमन नहीं ले सकते कि नहीं मेरा 37 ही है। मेरा कहने का मतलब समझना कि 37 हम नहीं ले रहे हैं, एक ऑप्टिमम रखा गया टेम्परेचर। बट अगर यहाँ की बात करें तो हम 37 डिग्री कॉमन लिए हैं कि हाँ इस एंजाइम के लिए इतना चाहिए, अगर इससे ज्यादा बढ़ेगा तो भी दिक्कत है, इससे ज्यादा घटेगा तो भी दिक्कत है, तो इतना तो कराना पड़ेगा हमको। अगर इतना नहीं देंगे तो एंजाइम डिस्ट्रक्ट करेगा, एंजाइम डिस्ट्रक्ट किया तो वो पूरा प्रोसेस जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो डिस्ट्रक्ट होगा, और वो डिस्ट्रक्ट होगा तो सेल भी कहीं ना कहीं अपना फंक्शनिंग को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का जो पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलाइसिस ही है। अगर एटीपी नहीं बना, वो रिएक्शन नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं क्या क्या सेल सर्वाइव करेगा? सेल सर्वाइव नहीं करेगा, सेल सर्वाइव नहीं करेगा क्या ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। यही होता है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस, जो कि एक्सक्रीशन का एक तरह का इस प्रोसेस में ये चीज होता है, क्योंकि बॉडी से सारा टॉक्सिसिटी बाहर निकल जाएगा, पॉइजन बाहर निकल जाएगा, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने में इजी होता है, ठीक है। ये है तुम्हारा इसका कॉन्सेप्ट कि आखिर एक्सक्रीशन क्यों होना चाहिए, एक तो ये प्रॉपर्टी मेंटेन होना है और दूसरा इसका टॉक्सिसिटी को रिलीज करना है, ठीक है। ये है, अब समझ में आया क्यों टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग टेम्परेचर सबको रिप्लाई करो, तुम लोग रिप्लाई नहीं करो तो पता नहीं चलता हमको, ठीक है सर। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है सर, तो वो
वो तो अब सर होम्योस्टेसिस करता नहीं है सर। करता है, वो लोग खुद से कर लेता है, उसमें है वैसा प्रॉपर्टी, खुद से कर सकता है वो लोग। कोई भी टाइम, अच्छा ऐसा तो है नहीं कभी मछली कटा हुआ दिखे हो, मतलब मछली कटा हुआ होगा तो निकाल के देखना, मतलब उसको उठा के देखना गर्म होगा, ऐसा थोड़ा, उसमें टेम्परेचर नहीं होगा। वो खुद से कर सकता है, हम लोग को करना पड़ता है, मतलब बर्ड्स और मैमल्स के केस में करना पड़ता है, करवाना पड़ता है, हमारे बॉडी को देना, प्रोवाइड कराना पड़ता है। लेकिन वो लोग में ऐसा नहीं है, वो लोग में ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो खुद से कर सकता है, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो, क्योंकि उसका हैबिट भी डिपेंड है, उसका हैबिट अलग है। ठीक है, ज्यादा ठंडा पड़ने लगेगा ना तो वो और नीचे चल जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा उसको गर्मी मिलते जाएगा, तो ये हैबिट भी डिपेंड करता है ना। ठीक है, ये चीज है। तो ये तीन, फिश वाला, रेप्टिलिया एंड एम्फीबिया, मतलब फिशस, रेप्टिलिया एंड एम्फीबिया इज अ कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड इसीलिए बोल रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपने आप टेम्परेचर मेंटेन कर, लेकिन एप्स एंड मैमल्स जो वार्म ब्लडेड, जो कि अपने से नहीं कर पाएगा मेंटेन, उसको करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी तुम देखते हो ना, देखो फार्म चिकन एक छोटा सा एग्जांपल है तुम्हारे सामने, बहुत अच्छा। उसको ज्यादा गर्मी मिलता है तो मरने लगता है, पता ना, गर्मी में मुर्गा बहुत मर रहा है, तो उसको क्या करता है, कूलर प्रोवाइड कर देता है, एसी दे देता है, फैन दे देता है, ताकि उसको टेम्परेचर कम मिले। क्यों? वो टेम्परेचर, वो एक तो वो हाइब्रिडाइज पार्ट है, हाइब्रिडाइज का एक रिजल्टेंट है वो, कि कहने, सॉरी रिजल्टेंट बोलते हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन का वो रिजल्ट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो वेरिएशन भी कम करेगा। लेकिन नॉर्मल भी अगर बात करें एप्स का, तो इतना ध्यान रखना है कि एप्स जो, मतलब बर्ड्स जो है, उसको खुद में टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो वो मर जाएगा। ठीक है, यही चीज होता है। तो मेन काम है सेल के अंदर में जो केमिकल रिएक्शन है उसके एंजाइम को बचाना, वही चीज होता है। जब फीवर होता है तो यही चीज होता है। सोचो 2 3 बढ़ गया, 3 के बाद होगा तो क्या होगा, एंजाइम डिस्ट्रक्ट करेगा तो सेल ऑर्गन सब डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देगा ना। और फीवर में कॉमन क्या होता है, ऊपर से नीचे हमारा बॉडी जो है तपना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको डाउन करो, डाउन करो, ताकि वो तब तक काम कर सके, उसी के लिए। और हाँ, जब हम दवाई भी खाते हैं बुखार का, तो देखना एंटीबायोटिक लिखता है। एंटीबायोटिक मतलब क्या, वो टेम्परेचर को जो डाउन करने वाला मेडिसिन है उसको एंटीबायोटिक नाम दिया गया। एनाल्जेसिक क्या, तो एनाल्जेसिक पेन किलर वगैरह को बोलते हैं। तो सबका एंटाएसिड्स क्या, जो एसिड के फॉर्मेशन, एसिड निकालने में काम करता है, किसी को एसिड बन रहा है तो उसको एंटाएसिड्स दे दो। तो ये सब कैटेगरी है, अलग अलग चीजें, तो हम लोग फिर वो बहुत उधर चल जाएगा, मतलब ऑफ टॉपिक चला जाएगा, हम लोग अपने टॉपिक में। तो समझ गया एक्सप्रेशन का क्या जरूरत है। ठीक है, अब हम नाइट्रोजनस वेस्ट को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। इसको पहले नोट कर लो तुम लोग, जल्दी से नोट करो। सर बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। बहुत क्लियर नहीं आ रहा किसी का, सबका नहीं आ रहा है? यस सर, ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है, सबका नहीं आ रहा है या फिर सिर्फ यस सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है, मतलब सबका प्रॉब्लम। अच्छा रुको, फिर से हम रिज्वाइन करते हैं, एक मिनट फिर से रिज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क का पता नहीं 2 दिन से होगा, एक सेकंड। अब ठीक आ रहा है, देखो तो। नो सर। सर अभी भी धुंधला है। अभी भी धुंधला आ रहा है, एक सेकंड रुको जी। ठीक आ रहा है। अब ठीक आ गया। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, सर। ठीक है, और नेटवर्क कहीं लग रहा था इसी पर, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इसको नोट करो। अभी हम इसको भी डिफाइन करेंगे, बट पहले इसको नोट कर लो, फिर नाइट्रोजन वेस्ट को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या होता है नहीं होता है। एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, इसको बता ही देते हैं। ठीक है, इसको बता ही देते हैं ताकि हम लोग को नोट करने में। अब हम लोग क्या बोले, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड होमोस्टैसिस प्रॉपर्टी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम जैसे बता नाइट्रोजन वेस्ट में 3 कैटेगरी है, समझना यहाँ पे, उसका नोट करोगे। ठीक है, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया। तो ध्यान रखना, अमोनिया एक एक जनरल एग्जांपल बताते हैं, ये कॉमन एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, उसको ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारा मान लो एनटीएससी वगैरह एग्जाम दोगे तो गलत नहीं हुआ। ठीक है, तो जितना भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मोस्टली अमोनिया को रिलीज करता है एज ए वेस्ट, एज ए मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस, एज ए बोलते हैं ना कि मेटाबॉलिक वेस्ट, उसमें क्या अमोनिया मिलेगा। यूरिक एसिड में मोस्टली बर्ड्स,
मोस्टली बर्ड्स, और यूरिया में मोस्टली मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। मोस्टली मैमल्स, मोस्टली बोले हैं, पूरा पूरी मत समझ लेना, क्योंकि कुछ कुछ चीज है जो मतलब एग्जाम्पल में दिखेगा। मतलब एक जैसे होता है ना कि अगर तुमको बोले अमोनोटेलिक फिश को बोलेंगे तो तुम बोल सकते हो मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे फिश हो गया, क्रोकोडाइल है, या फिर एम्फीबियंस वगैरह जो है वो सब भी। तो सबका अलग अलग है, लेकिन जो कॉमन है वही हम एग्जाम्पल लिखे हैं कि एक्वाटिक जो है जितना सब वो है। अब देखो एक्चुअली में इसका कैटेगराइजेशन और इसका बोल सकते हैं प्रोसेस का एडेप्टेशन भी इसके हिसाब से ही है। एडेप्टेशन कैसे क्या हुआ है, क्यों एक्वाटिक में अमोनिया होता है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो अमोनिया होता है वो बहुत ही ज्यादा हाईली टॉक्सिक है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस बोला जाता है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है, रिलीज करता है। आई मीन उसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा खराब है। तो उसको रिलीज आउट होने के लिए या फिर वो रिमूव आउट होने के लिए बॉडी में बहुत ही ज्यादा वाटर का जरूरत पड़ता है। मतलब अगर अमोनिया को रिमूव करना है तो वाटर का जरूरत पड़ेगा, तो वही बोलता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वाटिक हमेशा पानी में रहेगा, उसको पानी का दिक्कत नहीं है, वो यही होगा। ठीक है, अमोनिया से लेस टॉक्सिक है तुम्हारा यूरिक एसिड, उससे लेस टॉक्सिक है। सीरीज याद रखना, अमोनिया ज्यादा है एक नंबर पे तो टॉक्सिक ज्यादा होगा, यूरिया उससे कम, फिर यूरिक एसिड उससे कम, और यूरिया उससे भी कम, जो हम लोग का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो यूरिक एसिड उससे कम होता है, उसको भी पानी का जरूरत पड़ेगा, लेकिन बहुत ही लेस पानी का जरूरत पड़ता है। इसीलिए जो बर्ड्स वगैरह का जो भी वेस्ट होता है वो पेस्ट लाइक होता है। ठीक है, वो पेस्ट होता है, ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, पेस्ट लाइक होता है, क्योंकि उसमें वाटर का हल्का जरूरत पड़ जाता है। और तीसरा है यूरिया। जब यूरिया रिलीज होता है तो बॉडी का जो वाटर है वो बहुत कम से कम वेस्ट होता है, ज्यादा नहीं होता है वेस्ट, बहुत कम से कम। ऐसे यूरिया का कंपोजिशन पढ़ोगे तो वहां यूरिया में भी दिखता है कि जितना पढ़ते हैं तो यूरिया कम है, वाटर जाता है, लेकिन उसको रिमूव होने के लिए बॉडी का कम वाटर का जरूरत पड़ता है। वाटर का जरूरत पड़ता है, इसलिए कभी कभी यूरिन का जो मैकेनिज्म, फॉर्मेशन का मैकेनिज्म होता है, उस टाइम पे जो वाटर वहां पे प्रेजेंट होता है उसको वो और एब्जॉर्ब करता है। इसलिए पानी का थोड़ा कमी हो जाएगा तो जो ये यूरिन है वो लाइट येलो या डार्क येलो में कन्वर्ट होता है। कभी कभी ज्यादा जलन भी देने लगता है, बोलता है कि नहीं पानी का कमी हो गया। तो पानी प्रॉपर वे में पीना चाहिए। अभी के टाइम पे जो अभी का टाइमिंग चल रहा है, जैसे गर्मी नहीं, धूप भी ज्यादा नहीं है, और कोविड का भी केस है, तो ध्यान रखना कि कोविड के केस में बोला जाता है कि कभी भी हमारे बॉडी को ड्राई नहीं होना चाहिए। तो कम से कम मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी पियो, और कोशिश करो सुबह से शाम कम से कम 1 से 2 गिलास गर्म पानी पीने का। ठीक है, क्योंकि अगर बाहर जाते होगे और अगर है भी तो पानी वानी पीने से ठीक हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में भी यही कराता है। इससे अच्छा घर में हम थोड़ा प्रिकॉशन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा अवेयरनेस का जरूरत पड़ेगा। गर्म पानी क्यों सर? गर्म पानी क्यों? क्योंकि गर्म पानी से जो होता है ना उसका एक्टिविटी घट जाता है, और एक्टिविटी घटने से वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, उसका इफेक्ट नहीं शो होगा ना, यही चीज। अच्छा तुम लोग खुद सोचो, क्या कोविड का कोई दवाई है? कोई दवाई नहीं है, श्योर शॉट कोई दवाई नहीं है। ठीक है, अगर कोई पर्सन अगर कोविड हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसको एक हाइड्रोक्लोरोक्विन इसलिए दिया जाता है क्योंकि वायरस के मेटाबॉलिज्म को, जो उसका मैकेनिज्म है उसको मारने में वो हेल्प आता है, लेकिन मार नहीं पाता, वो उसका मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है। तो मारने का क्या तरीका है कि हम मतलब कोई भी पर्सन या किसी भी आदमी को अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना होगा, और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हम लोग को विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है। च्यवनप्राश खाओ अभी, ठीक है, न्यूट्रिएंट मिनरल्स वगैरह बहुत ज्यादा लो ताकि इम्यून सिस्टम हमारा बढ़े। और गर्म पानी क्यों बोला जाता है? क्योंकि गर्म पानी बोले ना कि गर्म पानी अगर पीते हैं तो वो जो है उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो एकदम स्लो कर जाता है, तो इफेक्ट उतना नहीं होगा, इसलिए वो गर्म पानी पीने के लिए बोलता है। और अवेयरनेस के तौर पे बस यही है, आया है अब तो बता देते हैं, मतलब कि कम से कम तो हाथ धो, मास्क जरूर पहनना, और मास्क कभी भी रुमाल या कपड़ा का मत बनाना, जो प्रॉपर मास्क होता है। आजकल तो मास्क बहुत सस्ता भी हो गया, तो प्रॉपर वे में मास्क ही यूज करो। ऐसे कोई गमछी बांध लेता है या फिर मतलब ये रुमाल बांध लेता है, वो सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट देखो, उसका चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि अगर मान लो, क्योंकि देखो होता क्या है ना, जैसे मान लो ये रुमाल है हम लोग बांध लिए,
उसको खोल के फिर रख दिया। हमको पता है किस साइड से बांधे, किस साइड से एक्सपोजर था, ये तो नहीं पता। फिर उल्टा के हम बांध लिए। अब अगर मान लिया, क्योंकि एयर में भी 4 से 6 घंटा रह जा रहा है अभी, ठीक है। तुम लोग आईसीएमआर का न्यूज देखो, डब्ल्यूएचओ का न्यूज देखो, वो लोग बताता है कि एयर में भी रह जा रहा है। इंडिया में अभी तक कम्युनिटी लेवल पर नहीं पहुंचा, फिर भी 13 लाख प्लस चला गया। क्यों? क्योंकि एयर में प्रेजेंट है वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई हम सवेरे भी घूमने जा रहे हैं, मान लो सवेरे कोई घूमने उमने का आदत है या जो भी है, उस केस में भी हम जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं चलो कोई भी ऐसे ही घूम रहा है, नहीं, मास्क लगा लो, प्रॉपर वे में मास्क लगाओ। ताकि मास्क इसलिए है क्योंकि हमको पता है कि हम किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, रुमाल भी सेफ है, ऐसा नहीं रुमाल सेफ नहीं है, बट रुमाल को एक बार बाहर से आओ फिर उसको वॉश करो आराम से, वॉश कुछ करना नहीं है, बट सर्फ में कम से कम 1 मिनट 2 मिनट तक छोड़ के निकाल के उसको नॉर्मल पानी से भी धो लो, वो ठीक रहेगा, और धूप में डाल दो बस। लेकिन ये सब चीज थोड़ा सा क्योंकि अभी केस बढ़ रहा है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लो, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। और सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। और सर ये जो वायरस है, हाँ। इसके लिए वैक्सीनेशन बनाने का क्या जरूरत है सर? ये जिसको वायरस हुआ है उसका बॉडी से ये ले ले, एंटीबॉडी ले ले, प्लाज्मा थेरेपी। वायरस देखो, सुनो, वो इसलिए बनाने का जरूरत है ना, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग काम करता है। अभी देखो बहुत लोगों का जो है वो एंटीबॉडी बन रहा है, बहुत लोगों को हुआ है लेकिन पता नहीं चल रहा, वो अपने आप खत्म हो जा रहा है, ये भी चीज है। दूसरा है कि किसी को हो रहा है और ठीक हो रहा है लेकिन फिर से हो जा रहा है, तो सबका वेरिएशन बहुत है ना। एक्चुअली देखो, जितना भी मैमल्स है या हम लोग हैं, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, जिसका जो बॉडी है वो अलग अलग वेरिएशन करेगा। और जहां तक बात है एंटीबॉडी का, तो प्लाज्मा थेरेपी वही चीज है। प्लाज्मा थेरेपी किसी चीज में निगेटिव भी रिजल्ट आया है और मैक्सिमम में पॉजिटिव है। तो निगेटिव, अगर कोई भी निगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो उसको थोड़ा सा यूज करना थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा सही नहीं होगा, ठीक है। अब मान लिया कोई पर्सन है, उसमें प्लाज्मा थेरेपी दे दिया और वो उसका एक तरह का एलर्जी का काम कर दिया, तो क्या होगा? तो वहीं पे खत्म। तो वो चीज चल रहा है, प्लाज्मा थेरेपी तो चल ही रहा है, और इवन की धनबाद में भी स्टार्ट होने वाला है, प्लाज्मा बैंक स्टार्ट होने वाला है। तो फिलहाल है कि उससे काम कर रहा है, क्योंकि उसका इफेक्टिव जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा है। अब ये कोई लंदन की कंपनी है ना, जो बोली कि सेकंड ट्रायल खत्म करके थर्ड ट्रायल ह्यूमन पे स्टार्ट किया है, तो सेकंड ट्रायल में भी क्या 100% सक्सेसफुल है? नहीं, 90 to 95% के अप्रॉक्स में सक्सेसफुल है, ठीक है। तो उसी चीज को सोच के वो अब आगे बढ़ाया, नहीं 90 से 90% अगर है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि इस टाइम पे अगर कोई वैक्सीन आ जाता है तो अच्छा। एक और वैक्सीन था जो रूस का कि कहाँ का था, उसको डिस्कार्ड किया। क्यों? उसको बोला क्या कि ये वैक्सीन सही है, काम कर रहा है, बट इसका जो एंटीबॉडी है मात्र 3 ही महीना तक रह जा रहा है। इस अभी के केस में 3 महीना भी काफी है, एक बार वायरस खत्म हो जाएगा तो आराम से टाइम मिलेगा, क्योंकि आदमी इफेक्ट तो हो ही रहा है, कुछ इफेक्ट हो रहा है, कुछ कम ही इफेक्ट हो रहा है, और कुछ इफेक्ट हो रहा है तो रिकवरी हो रहा है, क्योंकि रिकवरी रेट अभी 60 से 65% तक चला गया, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में इवन की दिल्ली का अपडेट है, कल का अपडेट है कि मात्र 15 से 16 हजार बचा हुआ है, सवा लाख में उतना ही बचा है, बाकी सबका रिकवरी हो गया। वो सब चीज ठीक है, वो सब चीज सही बात है, लेकिन श्योर शॉर्ट होता है। जैसे मान लो पोलियो वायरस का बोलता है 100% क्योर है, बस बच्चे को जन्म लेने के आधे घंटे तक में पिला देना है, क्योंकि अगर थोड़ा भी लेट होगा, क्योंकि पोलियो वायरस का जो अटैकिंग है वो 1 से 3 साल के बच्चों में ऐसा होता है, इसलिए पोलियो का देखना 3 साल के बीच में 2 से 3 बार पिलाया जाता है। इवन 9 या 10 मंथ का जो वैक्सीनेशन पीरियड है उसमें भी 2 से 3 बार पिलाया जाता है। वो श्योर शॉट होना चाहिए ना, मान लो किसी को भी इफेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं एक होता है कि नहीं आखिर ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रायल होता है, तो वो अलग चीज है। तो प्लाज्मा एंटीबॉडी लेके काम कर रहा है, लेकिन एंटीबॉडी लेने के बावजूद भी मान लो किसी पर्सन से हम प्लाज्मा ले लिया, एंटीबॉडी निकाली, चलो ठीक है, लेकिन उस पर्सन को फिर तो दोबारा अटैक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है कि भाई इसका बॉडी ठीक है फिर भी बार में दोबारा अटैक हो रहा है, इसका मतलब इसका एंटीबॉडी ज्यादा दिन तक नहीं रह पा रहा। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या गारंटी है कि वो वर्क कर जाएगा? ये सब चीज भी है, बहुत कुछ है अभी, ठीक है, ये चीज है। तो खैर वो सब चीज अपडेट है, और तुम लोग जरूर मतलब थोड़ा सा अवेयर रहो, क्योंकि इसमें देखो, इसमें प्रॉब्लम ये नहीं कि होने से दिक्कत है, प्रॉब्लम होने से दिक्कत तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर एक को घर में हो गया ना तो सबको ले लेगा वो, क्योंकि वायरल है। कोई भी वायरल डिजीज जो होता है वो कम्युनिकेबल बहुत ही ज्यादा स्प्रेडली होता है। एक छोटा सा डिजीज है कॉमन कोल्ड, उसमें कुछ नहीं होगा, तुमको सर्दी होगा, हेडेक होगा, जो कोविड का दिख रहा है, कोविड में क्या सांस लेने में दिक्कत होता है, उसमें वैसा कुछ नहीं होता है, ये चीज है।
लेकिन अगर कॉमन कोल्ड हो गया ना तो गारंटी है कि सारे फैमिली मेंबर को होना है, क्योंकि वो इतना ज्यादा खतरनाक वायरस है कि तू अगर कोई पर्सन है, अगर पिंच हुआ है, जो मतलब मान लो किसी पर्सन को है और वो उस पिंच हुआ है, सपोज दैट वो कोई आर्टिकल छू लिया है और वो आर्टिकल कोई दूसरा हेल्दी पर्सन अगर टच भी कर लिया तो उसको हो जाएगा। इतना ज्यादा कॉमन कोल्ड का जो वायरस है वो मतलब कि इफेक्टेड है। बस यही है कि दवाई वगैरह खाते हैं हम लोग, वो ठीक हो जाता है। और ऐसे भी तुम लोग पढ़े होगे 9th में कि वायरस को मारना थोड़ा मुश्किल होता है एंड और बैक्टीरिया को मारना थोड़ा थोड़ा क्या आसान है, एंटीबायोटिक मारो खत्म। एक नया फिर डिजीज अभी आ गया है, एक बुबोनिक प्लेग, कौन कौन जानता है ऐसा? बुबोनिक प्लेग भी एक है डिजीज, जिसमें मतलब बोला जाता है कि अगर इनिशियल स्टेज में पता चल गया तो ठीक, नहीं तो वो 24 घंटा से 48 घंटा के अंदर में आदमी को मार देता है। ऐसा है क्यों? लिम्फ नोड को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर वो जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा में भी पता चल गया, 20 घंटे में भी अगर वो डिजीज का पता चल गया, पता एक्चुअली चलता है बट वो घाव वगैरह निकलने लगता है तो पता चल जाता है, लेकिन टेस्टिंग वेस्टिंग में टाइम लग जाता है, उसमें आदमी तुरंत मर जाता है। लेकिन उसका इलाज 100% है, एंटीबायोटिक डालो, इंजेक्शन, तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन पता चलेगा तब ना, बहुत सारा कुछ है इस सब चीज के लिए, इसलिए वैक्सीन बनाया जाता है कि नहीं। आवाज नहीं आ रहा, बोलो। हेलो, कौन सा डिजीज का नाम बोले? डिजीज का नेम? बुबोनिक प्लेग, बुबोनिक प्लेग, बुबोनिक प्लेग, ये भी चाइना से ही आया हुआ है। ठीक है, सर्च वगैरह कर लेना इसमें, इसमें भी ये भी खतरनाक ही है। सर ठीक है, चलो। हाँ, अब हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। हाँ, आप बोले थे कि वायरस अगर एक बार रिकवरी हो जाता है तो फिर दोबारा नहीं होता, आप ही ना बोले थे 9th में? क्या बोले थे? वायरस का रिकवरी हो जाए दोबारा नहीं होगा? हाँ, चिकन पॉक्स का एग्जाम्पल भी दिए थे। अरे तो वो वैक्सीनेशन की वजह से नहीं होता है। हम क्या बोले थे? वैक्सीनेशन के कारण इम्यूनाइजेशन हमारा स्ट्रांग होता है, इसीलिए मैक्सिमम वायरल डिजीज के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन होता है। और चिकन पॉक्स के केस में क्या होता है ना कि इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो डाउन हो जाता है, लेकिन जैसे वो वायरस जाएगा, वो एक बार इफेक्ट करेगा तो वो फिर से मेमोराइज्ड हो जाता है और वो एंटीबायोटिक बन के एक तरह का बूस्टअप का ही काम करता है। जरूरी नहीं है कि सबको मतलब वो चिकन पॉक्स जो बोलते हैं वो हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज तभी होगा जब उसको वैक्सीनेशन दिया हुआ होगा। हम ये चीज बोले होंगे कि वैक्सीनेशन होगा तभी पे, क्योंकि देखो वैक्सीनेशन दे दिया, सपोज दैट मान लो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद वो हुआ, तब तक में वैक्सीनेशन का जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा स्लो डाउन कर जाता है। और उस स्लो डाउन में क्या होता है कि एंटीबॉडी वगैरह उतना सही से बन नहीं पाता, इसलिए फर्स्ट टाइम जब अटैक करता है ना तो वो क्या होता है, वो अटैक हो जाता है, इफेक्ट कर जाता है। लेकिन सेकेंड टाइम में पहले से वो फिर से अगला 15 साल 20 साल तक क्या होता है, वो एंटीबॉडी बना के रख लेता है, ताकि इन फ्यूचर में, और अगर तुम 30 35 40 साल तक अगर सरवाइव कर गया बिना चिकन पॉक्स के, हो गया 30 35 साल तक भी, अगर 30 35 साल के एज तक में भी अगर हो जा नहीं होता है तो अगला उधर नहीं होगा। अब होगा तो बाद में होगा, बाद में होने का चांसेस नहीं होता है, क्योंकि 25-30 साल के बाद जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इवन की एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इंडिया में जो होता है ना, इंडिया में बहुत सारे जो भी पर्सन है, जो भी है, उसको कोई ना कोई बीमारी हो रहता है, अगर वो टेस्ट करवा ले तो कोई ना कोई बीमारी निकल ही जाएगा। लेकिन इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उसको मतलब एक्सप्रेस होने नहीं देता है। ठीक है, हम तो जैसे बोले कोविड भी वायरस है, बहुत लोगों को है, लेकिन इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने के कारण क्या होता है कि वो सप्रेस रह जाता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखता है, तो पता नहीं चल पाता है। इसीलिए तो क्यों बोला जा रहा है कि ये बार बार आप हाथ धोइए। अच्छा, घर में रहने पे भी बोलता है हाथ धोइए, क्यों बोलता है? रीजन वही है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रांग है उसका हो गया, लेकिन जिसका स्ट्रांग नहीं है, मान लो उसमें चला गया, तो फिर दिक्कत है ना। तो ये चीज होता है, समझे? तो हर के केस में ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ एग्जाम्पल है जो कि एक बार होने के बाद फिर सेकेंड बार में होना बहुत रेयर है। इवन जो चिकन पॉक्स एग्जाम्पल बोले वही होता है, बट वो वैक्सीनेशन के हिसाब से काम होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आए अपने टॉपिक पे, बहुत इधर उधर की बात हो गई। चलो, तो हम बता रहे हैं अमोनिया समझ गए, यूरिया समझ गए, यूरिक एसिड एंड यूरिया समझ गए कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। एक चीज और ध्यान देना कि एक मन में सवाल आता है कि आखिर ये जो भी है, ये जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है, खासकर हम लोग एनिमल का पढ़ रहे हैं तो अभी हम यूरिया का लेके चलते हैं। आखिर यूरिया कहाँ से आता है? हम लोग यूरिया तो खाते हैं नहीं, यूरिया तो
कहीं खाने का, क्योंकि यूरिया खाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, वो तो होगा नहीं, ये चीज है। तो यूरिया आखिर बॉडी में आता कहाँ से? तो ध्यान रखना कि हम लोग के बॉडी में, अच्छा कोई एक ऐसा न्यूट्रिएंट का नाम बताओ जो कि स्टोरेज फॉर्म में नहीं होता है। तुम्हारे सामने ऑप्शन तीन ही है, तीन ही न्यूट्रिएंट है। एक ठीक है, पहला है प्रोटीन, दूसरा है फैट एंड तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। Sir, question, sir, repeat. बोल रहे थे इस तीनों में, तुम्हारे सामने तीन ही ऑप्शन है, इस तीनों में कौन ऐसा न्यूट्रिएंट है जो स्टोरेज फॉर्म में नहीं रह सकता है? उसका मतलब सर स्टोरेज फॉर्म में Carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट एक बोलो, एक कोई बोलो। सर प्रोटीन। अच्छे से सर प्रोटीन। प्रोटीन कौन बोला? अंकित, अंकित ना? नो सर, संदीप। हेलो संदीप, चलो संदीप क्यों बोला ये बताओ, क्या सोच के बस ऐसे बोल दिया या फिर कुछ इसका रीजन है, या फिर तुमको इस दोनों के बारे में पता है कि नहीं स्टोरेज होता है? सर कार्बोहाइड्रेट में चावल आता है, हम लोग चावल खाते हैं तो मतलब हल्का देखते हैं कि मोटापा टाइप हो जाता है, और फैट भी तो स्टोर हो जाता है शरीर में सर, इसीलिए बोले। हाँ, चलो ठीक है। चलो ऐसे तुम्हारा जो है वो जो तुम डिस्क्राइब किए, तुम्हारा आई मीन रीजन सही है। देखो फैट जो है नॉर्मल लोगों को पता चलता है कि एनर्जी अगर यूज नहीं होगा तो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो फैट है। कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल सिंपल है, ग्लूकोज। हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं ना जी, खाते हैं ना, हम लोग ग्लूकोज तो नहीं खाते, स्टार्च खाते हैं, स्टार्च कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑलवेज स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्लांट में होगा तो स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल में होगा तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स। रहा बात प्रोटीन का, ध्यान देना प्रोटीन बना किससे होता है, पहले ये बताओ। संदीप आंसर सही किए हो, प्रोटीन जो होता है वो स्टोरेज फॉर्म में नहीं होता है, बट इसका भी रीजन है, कुछ समझना ध्यान से। प्रोटीन जो बना होता है, अच्छा बताओ किससे बना होता है प्रोटीन? किससे बनता है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, और साथ में क्या चाहिए? हाइड्रोजन सर। एमिनो एसिड के हाइड्रोजन नहीं जी, साथ में चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। एमिनो एसिड से एमिनो एसिड जुटेगा, फिर एमिनो एसिड से इस तरह से 20 एमिनो एसिड अगर एक साथ जुट रहा है, बाइंड कर रहा है, तो वो तब बनता है प्रोटीन। तो बाइंड कराने के लिए बॉन्ड चाहिए, क्योंकि ये केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल इक्वेशन है, एक तरह से मॉलिक्यूल है। तो बॉन्ड किससे होगा? तो पेप्टाइड से होगा। तो वही बोलता है पेप्टाइड एंड एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाता है। ध्यान रखना कि जब हम लोग का प्रोटीन यूटिलाइज हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है, तो वो एमिनो एसिड में होता है। अगर एमिनो एसिड एक्सेस अमाउंट में चला गया, और वो जाता ही है, हम लोग इतना प्रोटीन खाते हैं कि उतना जरूरत नहीं पड़ता, वो एमिनो एसिड एक्सेस फॉर्म में चला गया, एक्स्ट्रा हो गया, वो स्टोर नहीं हो सकता है, तो वही हमारा क्या है? मेटाबॉलिक है। बट एमिनो एसिड है, बट हम लोग यूरिया बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना कि एमिनो एसिड जाता है कहाँ? लीवर में। कहाँ जाता है? लीवर में। और ये एमिनो एसिड जो है वो यूरिया में कन्वर्ट करता है, क्योंकि यूरिया जो है वो रिमूवेबल फॉर्म है, आई मीन एलिमिनेट कर सकते हैं, बट एमिनो एसिड को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन का एक मतलब फॉर्मेशन है, सॉरी एब्जॉर्प्शन का फॉर्म, मतलब एब्जॉर्ब भी एमिनो एसिड के तौर पे एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन एक्स्ट्रा है, इसको निकालना है, तो एमिनो एसिड लीवर में जाके यूरिया में कन्वर्ट करेगा, और ये यूरिया अल्टीमेटली किसमें मिल जाएगा? ब्लड में। फिर ब्लड कहाँ चल जाएगा? किडनी में। और वहां किडनी में जो होता है वो प्रोसेस होता है, एक्चुअली किडनी में जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। और ध्यान रखना एक्सक्रीशन प्रोसेस होने के लिए किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है, पूरा जो मैकेनिज्म है, वही प्रोसेस को हम लोग अल्टीमेटली क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। और यूरिन के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन होगा तब वो रिलीज आउट होगा, इसी को ना एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। मतलब यूरिन का फॉर्म हो रहा है, उसका पूरा मैकेनिज्म, उसका रिलीजिंग, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका एलिमिनेशन,
उसी प्रोसेस को अल्टीमेटली हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो सिंपल सा चीज है कि एक्सक्रीशन एग्जैक्टली कहाँ पे हम बोले अभी, किडनी में। किडनी के अंदर में क्या है, नेफ्रॉन है। वहां पे ये जो यूरिया है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है, मतलब यूरिन निकल रहा है तो उसमें यूरिया भी प्रेजेंट है और वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यही है तुम्हारा मेन इसका कॉन्सेप्ट कि आखिर एक्सक्रीशन क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सक्रीशन कौन कौन सा मतलब किस फॉर्म में रिलीज होता है, क्या होता है, ये सामने। ठीक है, अब हम तुमको बता रहे हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और उस इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है किडनी। ठीक है, हाँ बोलो। सर प्रोटीन तो सर अनडाइजेस्टेड वेस्ट की फॉर्म में भी तो सर रिलीज हो सकता है सर। हो सकता है। तो सर उसको यूरिया में सर इतना लंग्स लीवर में जाना, फिर सर किडनी में इतना क्यों? देखो ठीक है, समझ रहे हैं। देखो जब हम लोग का फूड अनडाइजेस्टेड होता है तो ध्यान रखना, अनडाइजेस्टेड जो होता है बहुत स्मॉल ही फॉर्म में रहता है, बहुत ज्यादा फॉर्म में वो नहीं रहता है। अनडाइजेस्टेड की बात कर रहे हैं तो ठीक है, जो भी डाइजेशन हुआ वो एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होगा तो क्या जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो सेल में पहुंच जाएगा, सेल में इसका मेटाबॉलिज्म होगा, वहां पे मेटाबॉलिज्म होकर एक्सेस अमाउंट में पहुंच गया तो फिर एक्सेस। और ये जो तुम बोल रहे हो कि मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीशन में नहीं रखा गया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन या इजेशन प्रोसेस, कि अनडाइजेस्टेड फूड वो बाहर निकल रहा है हमारे बॉडी से, वो अनडाइजेस्टेड है। ठीक है, बट हमारे बॉडी में जो वेस्ट है ना, वेस्ट को निकालना है, वो वेस्ट तो डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो टिश्यू और सेल में जो बचता है वहां का है, तो वहां कैसे वो फिर से अनडाइजेस्टेड के फॉर्म में आ जाएगा, ये चीज है ना, वही है। समझ में आया? हाँ सर तो एक्स्ट्रा प्रोटीन सर वेस्ट हो जाता है ना सर? एक्स्ट्रा प्रोटीन वेस्ट कब होता है, अगर एब्जॉर्प्शन हो गया तो क्या फिर से वो आ जाएगा एलिमेंट्री कैनाल में, या स्टोमक में आ सकता है ऐसा? तब तो सेल का काम है। हाँ, तो सेल का काम है, सेल भी उसको किसी ना किसी फॉर्म में तो निकालेगा ना, इसलिए तो वो लीवर में जाके कन्वर्ट करा के फिर वो किडनी में। और देखो एक और चीज है, अच्छा जैसे तुम बार बार हम वेस्ट वेस्ट बोल रहे हैं, तो वेस्ट किसका वेस्ट, ब्लड में जो वेस्ट है उसी को तो प्यूरिफाई करता है वो, किडनी वही तो कर रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं ब्लड में ये वेस्ट प्रेजेंट है, और अनडाइजेस्टेड इज सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक है, और ये जो है वो लिक्विड के फॉर्म में जाता है, बट ये ब्लड में सेल्स में उधर काम करता है, लेकिन ये ब्लड सेल्स में काम नहीं करता है, वो आउटसाइड ब्लड सेल्स या ब्लड सेल्स या टिश्यू वगैरह उस तरह से वो काम करता है, वो ऑर्गन में रह जाता है, ये सेल तक में पहुंच जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, सर ब्लड में भी यूरिया है? क्या क्या बोले? यूरिया है? नहीं सुनाई दिया, क्या हुआ, कट रहा था आवाज। सर ब्लड में भी यूरिया है? हाँ तो ब्लड में यूरिया है नहीं, वही ना, वही तो बोलता है कि ब्लड में यूरिया है, वही तो यूरिया को निकालना है, वो चल जाता है किडनी में, वहां पे प्यूरिफाई होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा वगैरह प्रोसेस होके वही अल्टीमेटली वो यूरिन का फॉर्मेशन करेगा, बस वो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, यूरिन बना वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? एक बार और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एक बार मेरा कट गया था सर, तो ये हम ब्लड टेस्ट कर लिए थे। अच्छा क्या कर गया था? मतलब हल्का सा था तो ब्लड टेस्ट का देखो तुम लोग 9th पढ़े हो, ठीक है ना, हम लोग को एक वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में, ठीक है, कुछ कुछ पता नहीं हम बताए थे, तुम लोग को याद होगा कि नहीं, जो मेरे पास पढ़ा है, आई मीन मेरे से पढ़ा है, ठीक है, उन लोग को बताए थे कि कौन ऐसा वैक्सीनेशन है जो डिजीज होने के बाद हम लोग लेते हैं, मतलब पैथोजन इंटर करता है तब। कौन? रेबीज। हाँ रेबीज। और कौन? अरे और बताओ। टेटनस। टेटनस, गुड। हाँ, टेटनस और रेबीज जो होता है ना, इसके पैथोजन इंटर करने के बाद ही हम लोग वैक्सीनेशन का कराते हैं, वो वैक्सीनेशन नहीं है। और एक टेटनस का जो है वैलिडिटी 3 महीने का रखा है, 90 डेज में ही उसका है, बट है कि ले लेना चाहिए, कटना छिलना, मतलब क्योंकि मतलब स्टील से कट गया या फिर हम लोग गिर गया, गिरने के बाद जो वो स्क्रैचिंग होता है, स्क्रैचिंग में क्या है, धूल वगैरह में भी वो सीमेंटेड वगैरह में भी
रहता है वो सब। तो अगर वो अंदर चला गया ना तो दिक्कत है, अगर साफ होकर नहीं निकला और जल्दी से वो, क्योंकि वो बहुत स्मॉल है ना, वायरस है वो सब चीज, तो वो अंदर अगर चला गया तो दिक्कत है। इसीलिए कभी भी कटे छिले भाई 24 घंटा के अंदर में अगर ले लोगे तो इफेक्टिव होगा, नहीं तो फिर वो इफेक्ट करना, अगर वो इंटर कर गया तो इफेक्ट कर देगा। तो ये सब चीज थोड़ा सा प्रिकॉशन ले सकते हैं, ठीक है ना। और मोस्टली लोहा से, जंग लगा लोहा या फिर स्टील वगैरह में अगर इस तरह से कुछ होता है तो ले ही लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो कट खेलने वलने में भी कट जाता है, छिल जाता है, तो बोलता है एंटीसेप्टिक से काम हो जाएगा, ठीक है वो सब। लेकिन ये सब चीज से चाकू वाकू से कट गया थोड़ा सा ये सब चीज होना, मतलब थोड़ा सा ये सब चीज पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। आज जो है हम लोग एक्सक्रीशन पढ़े, थोड़ा सा और है, हम इसके बारे में बता देते हैं। नेक्स्ट क्लास से पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे और इसका स्ट्रक्चर देखो। सबसे फर्स्ट में एक्सक्रीशन प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन बोल सकते हो या एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो बोलेंगे वो है किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। उसके अंदर में होता है नेफ्रॉन, ठीक है, मतलब 1 पेयर ऑफ किडनी है, ठीक है, और उसके अंदर में होता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में ही यूरिन का होता है। उसके बाद नेफ्रॉन से कनेक्ट होता है यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा आउटसाइड द बॉडी, आई मीन इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा को बोलते हैं, तो यूरिन उसी से निकलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। और तुम लोग फिर क्या कहते हैं एनसीईआरटी पढ़े थे, उसमें देखो हम तुमको एक चीज और बताते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल होगा एनसीईआरटी में, उसको जरूर नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आ जाता है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जैसे मालपीजियन टिब्यूल किसका है, तो इसका भी मतलब ह्यूमन में भी प्रेजेंट होता है, किडनी है, नेफ्रॉन है, और बहुत है, नेफ्रीडिया वगैरह भी है, एम्फियोक्सस वगैरह, तो कुछ कुछ एग्जाम्पल होगा, उसको नोट भी कर लेना तुम लोग, ठीक है ना। तो आज इतना देर रहने दो, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा सा तुम लोग रीड, एक सेकंड, थोड़ा सा तुम लोग रीड करके आना, एक बार रीड जरूर करना, ठीक है, ताकि तुम लोग जो समझाएंगे वो तुम लोग को तुरंत याद रहेगा। हाँ बोलो। हाँ सर, ये छोटा सा सर ये डाउट है सर, आप बोले थे यूरिया का एक्सक्रीशन के लिए वाटर एकदम थोड़ा सा चाहिए, और सर जब यूरिया एक्सक्रिएट होता है यूरिन के फॉर्म में तो उसमें तो खाली वाटर होता है सर। वही तो हम तुमको बोले, ठीक है, कि अगर मान लिया जाए यूरिया जो है, सॉरी, जब यूरिन का हम कंपोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें वाटर ज्यादा होता है, 85 to 90% के अप्रॉक्स में वाटर ही होता है। हमारे बॉडी में उतना सफिशिएंट वाटर है, उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। हम तो बोले कि जैसे मान लो हम लोग को है, अगर 3 से 4 लीटर भी पानी पियेंगे तो हम लोग का बॉडी का जो है वो जो भी एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो नॉर्मल रहता है, हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये लेस टॉक्सिक है। और हाँ, अगर हमारे बॉडी में कमी हो गया पानी का, मान लो कोई पानी पी ही नहीं रहा है, तो जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, उस यूरिन फॉर्मेशन, सॉरी, उस जो यूरिन बन जाता है, तो अल्टीमेटली हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन का ही पार्ट है, तो वहां एक डीसीटी पार्ट आता है, तो उस डीसीटी पार्ट से अगर वाटर का कमी हो गया तो एक हार्मोन का एक्शन होता है, और वो मैक्सिमम वाटर को वो रीअब्सॉर्ब करता है, तो जरूरत पड़ेगा तो रीअब्सॉर्ब वहीं से वो करेगा, और नहीं तो फिर वो एक्सक्रीट आउट कर देगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लोग को पानी का जरूरत नहीं पड़ता, ऐसा नहीं कि एक्सक्रीशन कराना है तो भाई पानी बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन बॉडी के अकॉर्डिंगली जो है वो अगर कम हुआ तो पानी वो यूरिन से ही अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। तो वो उस टाइम पे पानी थोड़ा, वाटर थोड़ा बॉडी से कम रिलीज होता है, ये चीज है, ठीक है। और कुछ नहीं ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा